हेलो टू एवरीवन। इन दिस लेक्चर वी विल कवर करप्शन। जो सिलेबस में हमारा टॉपिक है वो गिवन है चैलेंजेस ऑफ करप्शन, तो उसी से रिलेटेड ये लेक्चर रहेगा। इसमें बात कर लेते हैं कि करप्शन को अगर डिफ़ाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करप्शन ऑफन रेफर्स टू स्पिरिचुअल एंड मॉरल इम्प्योरिटी, यानी कि स्पिरिचुअल और मॉरल इम्प्योरिटी को फिलोसॉफिकल डिस्कशन के हिसाब से करप्शन कहा जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक या फिर ऑक्सफैम इंटरनेशनल या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इनके हिसाब से अगर जाएं, इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से जाएं, तो इन्होंने करप्शन को डिफाइन किया बहुत लिमिटेड वर्ड्स में कि यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट प्रॉफिट। यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट प्रॉफिट को ही करप्शन कहा जाता है। और संथेनाम कमेटी के हिसाब से जाएँ, जो 1963 से 1964 के दौरान कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन रिलेशन टू करप्शन, उसके हिसाब से जो होता है करप्शन, वो होता है एनी एक्टिविटी और इनएक्टिविटी इन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी फॉर सम एडवांटेज, यानी कि जब आप एक्टिव हों या फिर इनएक्टिव हों जस्ट बिकॉज ऑफ सम एडवांटेज, उसको करप्शन कहा जाता है। एंड इट कैन बी मॉनेटरी इन नेचर एंड नॉन मॉनेटरी एज वेल। तो फिर अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ करप्शन क्या है। जब करप्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ करप्शन बता सकते हैं कि कोर्सिव और कोलिजिव इन नेचर होता है। कोर्सिव में क्या होता है, कोर्सिव का जो टाइप है वहाँ पे विक्टिम को कंपेल किया जाता है टू पे ब्राइब। कोलिजिव में क्या होता है, जहाँ पे दोनों एग्री कर रहे हों, जो गिवर और टेकर दोनों एग्री करते हैं, उसको कोलिजिव करप्शन कहा जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कॉजेज़ ऑफ करप्शन क्या है। ये हमें अदर पेपर में भी बहुत मदद करने वाला है। अगर GS2 या GS3 में भी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक कहीं पे यूज़ हो जाता है तो हम वहाँ पे भी इसको मेंशन करते हैं कि कॉजेज़ ऑफ करप्शन क्या है। अब कॉजेज़ ऑफ करप्शन के अंदर अगर एथिकल कॉज देखें, एथिकल कॉज क्या है कि इरोजन ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ इन सोसाइटी। इकोनॉमिकल कॉज क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिक्लाइनिंग ऑफ रियल सैलरीज, लो वेजेस, लेस जॉब्स, तो ये इकोनॉमिकल कॉज था। लीगल कॉज क्या है, लूप होल्स इन लॉज, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। कल्चरल कॉज क्या है, डेविएशन फ्रॉम सिंप्लिसिटी, मटीरियलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देना, एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ करप्ट पीपल, यानी कि जो करप्ट पीपल हैं लोग उन्हीं को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं, उन्हीं का ज़्यादा गुणगान करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से कल्चरल कॉज भी है करप्शन का। एजुकेशनल कॉज क्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस इन पीपल ऑफ देयर राइट्स, तो ये एजुकेशनल कॉज है। तो आप पेपर के अंदर कॉजेज़ को इस तरीके से सेग्रीगेट कर कर अगर लिखते हैं तो ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन है उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिपिक्शन होता है और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करप्शन क्या है, मतलब करप्शन होने से होता क्या है। करप्शन होने की वजह से क्या होता है, जो ऑनेस्ट पर्सन होता है वो डीमोरलाइज होता है, और ये अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ नेशन होता है, क्योंकि टेररिस्ट फंडिंग जो होती है वह ब्लैक मनी होती है, करप्शन का ही एक पार्ट है। एंटी पुअर हमेशा करप्शन होता है, सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा पुअर, जो गरीब पीपल है, वल्नरेबल सेक्शन है, उसको भुगतना पड़ता है। और ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ पॉलिसीज़, और इट एनहेंसेस पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी क्यों बढ़ती है करप्शन से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि करप्शन की वजह से जो रिसोर्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट, किसी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के पास रुक जाती हैं और सारी की सारी एक जगह एक्यूमुलेट होने लग जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता और पॉवर्टी को और बढ़ावा मिलता है फिर जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। अगर हम ये 5 पॉइंट याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में फिर नए पॉइंट्स बनाने में या फिर लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सो हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इस तरीके से हम चीज़ों को समझ के उसके पॉइंट वाइज अगर नोट्स बना लेते तो पेपर में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है करप्शन को ख़त्म करने के लिए विद इन द सोसाइटी। अब आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ई गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो सके, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जितना कम होगा उतने करप्शन के चांसेस कम होते हैं। फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए हमेशा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से क्या होता है, हम क्राइम के साथ साथ करप्शन भी कम कर सकते हैं। क्राइम को कम करने का सबसे आसान तरीका है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अगर हम घर से ही, स्कूलों से ही स्टूडेंट्स को, बच्चों को समझाएंगे कि क्राइम क्या होता है, किस किस तरीके से कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, गर्ल्स को कितने अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, या एनवायरनमेंट या पॉल्यूशन का कैसे ध्यान रखना चाहिए, तो उन सब बेसिस से, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से
एक ही चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। क्राइम को हैंडल कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन, फॉर एनी सोसाइटी। फिर इसके बाद हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं लॉज का। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फेमा एक्ट 1999, आईपीसी 1860 के अकॉर्डिंग जितने भी सेक्शंस हैं करप्शन से रिलेटेड, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने से हम करप्शन को कम कर सकते हैं। और इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिटी को अगर प्रमोट किया जाए तो इससे होता क्या है कि मटीरियलिज्म से इंसान थोड़ा थोड़ा, जो मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी होती है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में लोग हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी सी कम होगी स्पिरिचुअलिज्म की वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है, लोग एक्वायर करना रिसोर्सेज को कम कर देते हैं और करप्शन कम होता है। और स्पिरिचुअलिटी से ही ये पता चलता है कि जितना भी है सब भगवान ने बनाया है और इस पर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हक नहीं है। तो ऐसी जब थॉट्स डेवलप होती हैं स्पिरिचुअलिज्म की वजह से, फ्रेटर्निटी डेवलप होती है स्पिरिचुअलिज्म की वजह से, जब सब में एक ही तरीके की स्पिरिट को देखने लग जाते हैं तो फ्रेटर्निटी बढ़ती है। तो इस तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत सारी वैल्यूज़ को जर्मिनेट करता है और करप्शन को कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि करप्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं इन द सोसाइटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करप्शन। और इस लेक्चर के साथ ही हमारा लगभग 60 या 70 इसी के आसपास, इतने ही परसेंटेज के बीच में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम अब जो जो टॉपिक हमारे रह गए हैं उनको अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। और बीच बीच में हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि आंसर लिखते हुए हम किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।